प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम आप सभी के लिए लाए हैं हिंदी ग्रामर के सारे पोर्शन को और उसमें अभी पढ़ेंगे हम लोग अभिव्यक्ति और माध्यम। अब ध्यान दीजिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर आप क्लास 11th क्लास में हैं, चाहे तो आप 12th क्लास में हैं, ठीक है ना। और अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, चाहे साइंस बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप यहाँ पर हिंदी विषय को चूज किए हैं, हिंदी में चाहे तो आपका हिंदी कोर है, चाहे तो आपका हिंदी इलेक्टिव है, उससे किसी को लेना देना नहीं है। आपको सभी के लिए एक किताब कॉमन है जिसका नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। किताब का नाम क्या? अभिव्यक्ति और माध्यम। तो हम लोग अभी इसी किताब को पढ़ने का प्रयास करेंगे और जानेंगे आखिर में कि सर इस किताब में हमें क्या पढ़ना है और इसे हम लोग क्या पढ़ना पड़ता है, उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए पहले किताब के मतलब को समझने का प्रयास करते हैं। किताब का नाम क्या है सर? अभिव्यक्ति और माध्यम। पहले समझते हैं कि आखिर में अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तुम्हें पता है कि लोग जनरली कई बार क्या बोलते हैं कि हम अपनी बातों को अभिव्यक्त कर रहे हैं, अपनी बातों को प्रकट कर रहे हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति अपनी मन की बातों को, अपनी जो है सो अंदर की बातों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करता है तो उसे हम अभिव्यक्ति कहते हैं। और उसके माध्यम, अब वह व्यक्ति अपने बातों को प्रकट करने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता है, उसे हम अभिव्यक्ति के माध्यम कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि हमारे मन में एक तमन्ना है कि हमें घर से किताब मंगवाना है, ठीक है ना। अब मन की बात जो है किसी बच्चे को बोलना पड़ेगा। अब चूंकि बच्चा घर में है, हम यहाँ हजारीबाग में हैं, तो हम क्या करेंगे, उस बालक को फोन करेंगे और बोलेंगे बाबू तुम घर से मेरा किताब लेते आना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि अपनी जो मन की बात थी उसे बच्चों के सामने रखने का प्रयास किया, ठीक है ना। और यहाँ पर बच्चों के सामने रखे उसको हम बोलते हैं अभिव्यक्ति। और यहाँ पर बच्चों के सामने रखने के लिए कहीं ना कहीं मोबाइल का सहारा लिए, कहीं ना कहीं हम फोन का सहारा लिए, और इसी को बोलते हैं अभिव्यक्ति के माध्यम। आई होप समझ गए होंगे। अर्थात कि व्यक्ति अपनी बातों को प्रकट करने के लिए, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिन जिन माध्यमों का सहारा लेता है उसे हम अभिव्यक्ति के माध्यम कहते हैं। हमें इन सारी बातों को किताब में पढ़ना है, क्योंकि वर्तमान में क्या है सर, तो लोग जो है वो अपनी बातों को पहुंचाने के लिए टीवी, मोबाइल, उसके बाद इंटरनेट, व्हाट्सएप आदि का सहारा ले रहे हैं। वही आज से कुछ समय पहले लोग चिट्ठी, सिनेमा, कविताएं, कहानी, नाटक, इन सारी चीजों के माध्यम से अपनी बातों को कहा करते थे। और हमें इस किताब में इन्हीं सब चीजों को पढ़ना है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, एकदम विस्तार से पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि बहुत सारे चैनल आपके जो होंगे वह केवल 1 घंटा में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं, तो हमारे पास आपको वैसा नहीं मिलेगा। हमारी यही तमन्ना है कि सर्वोदय मतलब होता है आर्ट्स, और आर्ट्स से कोई सब्जेक्ट होगा उसे इतना डीप में पढ़ा दो कि तुम्हारा लाइफ में कहीं पर भी कोई एग्जाम में सवाल छूटे नहीं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वहां पर आपका टॉपिक इस किताब से मिलता है तो आपको 100% टॉपिक कवर करवाया जाएगा। टेंशन एकदम मुक्त रहिए। क्योंकि आप आर्ट्स लिए हैं तो आप उसे हमारे भरोसे छोड़ दीजिए, क्योंकि हम आपको बेहतर तैयारी करवाते रहेंगे, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर हम बात करेंगे तो हमारा यहाँ जो पहला चैप्टर है उसका नाम है जनसंचार और उसके माध्यम। चैप्टर का नाम क्या है? जनसंचार और उसके माध्यम। हम पहले समझेंगे आखिर में कि जनसंचार का मतलब क्या होता है सर, और उसके कौन कौन से माध्यम, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगर जनसंचार की बात करेंगे तो जनसंचार 2 शब्दों, कौन कौन शब्द है सर? तो यह जन प्लस संचार से मिलकर बना हुआ है। किन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है? तो जन प्लस संचार से मिलकर बना हुआ है, जिसमें जन का मतलब होता है जनता,
जन का मतलब जनता, यानी कि इसका मतलब होता है सर आदमी। और संचार का मतलब क्या होता है वो पढ़ेंगे हम लोग। तो संचार की अगर बात किया जाए तो संचार जो आपका शब्द है वो संस्कृत भाषा के चर धातु से मिलकर बना हुआ है। संस्कृत भाषा के चर धातु। अब देखो, धातु जनरली हम लोग संस्कृत में शब्द को बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ बालक एक शब्द है सर, चर एक शब्द है, उसी प्रकार संस्कृत में हम लोग शब्द को शब्द नहीं बोलते हैं, शब्द को हम लोग धातु कहते हैं सर। यानी कि हम बोलेंगे बालक एक धातु है, कृषक एक धातु है, मूषक एक धातु है। चूंकि वहां शब्द को हम धातु कह रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि संचार जो है वह संस्कृत भाषा के चर धातु से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। कुछ क्लियर हुआ होगा। यानी संचार का मतलब क्या होता है सर, चलना। जैसे कि पहले मान के चलो हम इस कोना में थे, हम इस कोना से चल करके इस कोना पर आ गए, गमन किए, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच गए, इसी को हम संचार कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब कोई संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, उसी को हम लोग संचार कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी हम क्या बोलेंगे, किसी भी संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना ही हमारा संचार कहलाता है। अब दोनों को जोड़ेंगे सर। हमारा क्या था, जनसंचार। जन का मतलब क्या होता है, जनता, और संचार का मतलब क्या होता है, संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। अब जोड़ेंगे, जोड़ने पर क्या मिलता है कि जनता के संदेश, यानी कि आदमी का संदेश जो है जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है, उसे हम लोग जनसंचार कहते हैं। जैसे हमारे मन में तमन्ना है कि आप सभी को जो है सो पूरा अभिव्यक्ति और माध्यम पढ़ा देंगे। अब हमारी मन की बातें हैं, वो आप सभी लोगों तक पहुंच रही है, पहुंच रहे कि नहीं, तो बोलिएगा हाँ सर पहुंच रही है। तो इसे भी हम लोग जनसंचार के अंतर्गत रख सकते हैं, इसमें कहीं कोई दुहाई नहीं है, एकदम बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो जाने हम लोग अभी जनसंचार में, ठीक है ना। और उसके माध्यम, अगर माध्यम की बात किया जाए तो लोग संचार के लिए बहुत सारे माध्यम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी हम आप सभी के बीच जो है सो संचार पहुंचाने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा इसमें लैपटॉप भी आ जाएगा, मेरा इसमें मोबाइल भी आ जाएगा। उसके बाद कुछ लोग यहाँ चिट्ठी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग सिनेमा का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग यहाँ पर अखबार का इस्तेमाल करते हैं। जिन जिन चीजों का इस्तेमाल वो करते हैं, उन सारी बातों को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, अभी तक हम क्या जाने, तो संचार का मतलब जाने। संचार में क्या देखे कि संचार जो है वह संस्कृत भाषा के चर धातु से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना होता है। अगर बात करें संचार प्रक्रिया में, तो होता है क्या है ना कि एक व्यक्ति बोलता है, एक व्यक्ति सुनता है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। संचार में जनरली यही होता है कि संदेश जो है एक व्यक्ति बोलता है, अगला व्यक्ति रिसीव करता है। इवन में देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि ये हमारी चाची जो है वो फोन पर बोल रही है, चाची हमारी फोन पर बोल रही है, और ये चचा जो है वो फोन पर एकदम सुन रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं, चचा जी दोनों यहाँ पर है। तो चाची यहाँ बोल रही है, चचा हमारे जो है सो यहाँ पर सुन रहे हैं, और यहाँ भी संचार प्रक्रिया हो। जैसे मान के चलो, अगर यहाँ पर पढ़ा रहे तो हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर चाची जी बोल रहे हैं, हमारे चचा जी यहाँ पर सुन रहे हैं। देख लिए। अब अगर यहाँ समझो कि जो व्यक्ति संचार को जो है सो बोलता है, संदेश को जो बोलता है, उसे हम लोग स्रोत कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं बाबू, स्रोत। यानी कि हमार जो है वह संदेश यहीं से उत्पन्न हो रहा है। चाची बोलेगी हेलो खाना खाएं जी, हेलो खाना खाएं जी, तो ये चाची हमारे बोल रही है। यानी संदेशवा कहाँ से निकल रहा है, इसी चाची से। एकरा हम बोलेंगे स्रोत। क्या बोलेंगे, स्रोत। यानी कि संदेश कहाँ से उत्पन्न हो रही है, स्रोत से। अब ये बतिया सुन कौन रहे हैं, हमारे यहाँ चचा जी, ठीक है ना। यानी चचा जी यहाँ जो है सो संदेश को सुन रहे हैं,
तो जो संदेश को सुनता है यानी कि जो संदेश को प्राप्त करता है उसे हम लोग प्राप्तकर्ता कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राप्तकर्ता। अंग्रेजी में बोलते हैं रिसीवर। क्या बोलते हैं सर? रिसीवर। और संदेश की उत्पत्ति जहां से होती है उसे हम लोग स्रोत या सोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? स्रोत या सोर्स। यहाँ तक क्लियर हुआ है? अब खुद एग्जांपल लीजिए ना, किसी को मान के चलो हम कॉल कर रहे हैं, तो कॉल का उत्पत्ति कहाँ से हो रहा है? हमसे, चूंकि हम कॉल कर रहे हैं, स्रोत यहाँ कौन कहलाए? हम। और आप लोग अगर मान के चलिए फोन को रिसीव कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? अरे फोन वाला फोन रिसीव कर। तो अब फोन को रिसीव कर रहे हैं, अब जो बात यहाँ बोलेंगे उसको आप प्राप्त कीजिएगा कि नहीं, यानी आप कहलाइएगा वहां रिसीवर। उसी प्रकार से यह एक चाची जो है वो फोन कर रही चचा जी को यहाँ पर, तो चाची यहाँ कहलाएगी हमारे स्रोत, सोर्स, और चचा हमारे कहलाएंगे रिसीवर। अब सुनो यहाँ बात को, दोनों यहाँ बात कर रहे, दोनों में गुप्त बात हो रहा है। अरे चाचा अपना क्या बैठा है कान में परकाऊ यहाँ पर कहा ले, पर्सनल बात होगा ना, ठीक है ना। चाची यहाँ बोलेगी ए जी सुनते हैं, क्या बोलेंगे काची, तब घरे में है, हाँ तनी हमारे लिए ला दीजिएगा तो यहाँ पर पनिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर मांगो, चलो चाची यहाँ पानी मांग रही तो क्या पनिया मांग रही है? नहीं बाबू, दारू मांग रही है, लेकिन कोडिंग में बोल रही है, एक व्यक्ति आर नहीं सुने। तो ये बोलेंगे यहाँ चचा ये कहाँ है जी, तो बोलेंगे काची कहाँ पर है? घर में है। अच्छा बोली तो हमारे लिए रात जी का फुकनिया यहाँ पर, तो फुकनिया मांग रही मतलब क्या, यहाँ फुकनी मांग रही है क्या? नहीं सर, सिगरेट मांग रही है। उसी प्रकार से अगर बात किया जाए तो जो यहाँ स्रोत होता है, कोई भी संदेश को कूट में भेजता है, इसमें भेजता है सर कूट में, आने के उसको जो है तो वह कोड में करके भेजता है, ताकि इसकी बात को कोई और नहीं जान पाए। तो हम बोलेंगे बाबू तारे पूरा पढ़ा लिखा चल रहा है, देखते रात के पूरा जगता है 12 बजे रात तक ले, तो कब हो यहाँ पर तो नहीं पढ़ता है 12 बजे रात ले? नहीं, तो समझ आया कि सर कुछ और बोलना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ कोड में बोलते हैं। और तो नहीं बोलेंगे तारे तूने पूरा आजकल घूम रहा है, क्या बात है? सर समझ जाएंगे यहाँ पर किस लगता है सर हमको देखे थे कल पतवा में घूमते हो इसीलिए सर बोल रहे हैं, होगा कि नहीं? आने कुछ बातों आपको डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, जो पार्क में घूम रहा था पहले बोलेंगे तब बाबू आजकल पूरा घूमता है, तो उतने में समझ जाएगा। तो बात तो ये है कि जो स्रोत होते हैं किसी भी बात को कूट में बोलते हैं, उसको भी डर है ना, अगर डायरेक्ट हम बोलेंगे तो फिर बात लफड़ा हो जाएगा, हर बात को कूट में बोलने का प्रयास करते हैं। अब जो प्राप्त करता है वह उस कूट में गई बातों को समझने का प्रयास करता है, अर्थात उसका वह कूटवाचन करता है। जैसे कि अगर चाची यहाँ से मंगा रही पानी, तो चचा यहाँ पर पानी का मतलब समझने का प्रयास करते हैं, आखिर में पानी का मतलब क्या होगा। उसी के अलावे अगर चाची यहाँ से मंगा रही है फूकनी, तो यह फूकनी का मतलब समझने का प्रयास करेंगे। अगर चाची यहाँ से कुछ और मंगा रही है तो एक और मतलब यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हम बोलेंगे बाबू हमारे औजार यहाँ पर लाओ, तो औजार हमारे काची यहाँ पर है, चाकू है क्या रे? बोलेंगे नहीं आपका औजार सर एक पेन है, आप समझिए कि सर हमसे पेन मांग रहे हैं, होता है कि नहीं? उसी प्रकार से अगर मान के चलिए आप घर में बोलेंगे मम्मी आज मेला है कुछ मिलता है ना, जरा कुछ का मतलब लाठी मिलेगा का? नहीं आपको पैसा मिलता है। तो कुछ का मतलब जो आपके मन में था आप यहाँ पर कुछ बोले, सुनने वाली कौन थी? आपकी मम्मी। तो आप जो है सो यहाँ पर कुछ मांगे, यानी यहाँ पर कोड वाचन में किए, कोड में बदले, और मम्मी आप जो सुन रही थी वह कुछ का मतलब समझने का प्रयास करती है और आपको कुछ रुपया थमा देती है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आने। हम बोलेंगे सर कोई भी संदेश का जो है वो कुटीकृत यानी कोडिंग कौन करते हैं? तो स्रोत, और कुटवाचन यानी कि डी कोडिंग कौन करते हैं? तो डी कोडिंग करते हैं प्राप्तकर्ता। दो चीज क्लियर हो गया। एक चीज और ध्यान दो, अगर दोनों कोई हमारा बात कर रहे हैं, चाचा भी बात कर रहे हैं और यहाँ पर चाची भी बात कर रहे हैं, अब यहाँ बोलेंगे हेलो हेलो हेलो, तब अचानक यहाँ क्या हो जाएगा सर? अगर हेलो बोलेंगे हम लोग तो कि इन लोगों को थोड़ा बात करने में डिस्टर्ब हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? उसी के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो फिर मान के चलो कि दोनों लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, चचा भी और चाची भी,
और बात करने के दौरान अचानक वहां से हम साउंड गाड़ी गुजार देंगे, खूब वहां हल्ला करने लगेंगे, शोर करने लगेंगे, तो दोनों को यहाँ थोड़ा बात करने में डिस्टर्ब होगा, भाग ले यहाँ से, आ गया डिस्टर्ब करे ले। तो बात वही है कि अगर संदेश पहुंचाने में, अगर बातचीत करने में कोई बाधा आती है तो उस बाधा को हम लोग शोर या अंग्रेजी में नॉइज कहते हैं। सवाल यहाँ पूछा जाता है कि संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधा को हम क्या कहते हैं, तो आने वाली बाधा को शोर या नॉइज कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आगे बात करेंगे हम लोग कि अगर यहाँ से चाची चाचा को हाय लिख के भेजेंगे, चाचा यहाँ पर लिख के हेलो भेजेंगे कि हेलो हाँ बोलो, कहने का मतलब क्या है कि चाची का संदेश चाचा तक गया कि नहीं गया, जगह फर्ज बनता है कि हम यहाँ से कुछ रिप्लाई दे। अब चाचा दोबारा वहां से जो संदेश भेजते हैं उसको हम लोग प्रतिपुष्टि या फीडबैक कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिपुष्टि या फीडबैक। अर्थात बोलेंगे कि संदेश प्राप्ति के पश्चात, संदेश प्राप्ति के पश्चात प्राप्तकर्ता स्रोत को जो बात भेजता है उसे हम लोग प्रतिपुष्टि या फीडबैक कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगर आगे बात किया जाए तो संचार के बहुत सारे प्रकार थे। अभी हम क्या देखे पहले था कि संचार में जनरली जो है सो एक व्यक्ति बोलता है, एक व्यक्ति सुनता है। अभी देखें हम लोग कि संचार में एक स्रोत होता है और एक यहाँ पर प्राप्तकर्ता होता है। स्रोत कौन? जो किसी संदेश को उत्पन्न करता है। प्राप्तकर्ता कौन? जो संदेश को यहाँ प्राप्त करता है। यहाँ जनरली हमारे दो प्रमुख तत्व होते हैं। लेकिन अगर संचार की बात किया जाए तो संचार के अलग अलग प्रकार हैं। मेरा पहला होता है अंतः वैयक्तिक संचार। मेरा पहला क्या है सर? अंतः वैयक्तिक संचार। देखो अंतः मतलब होता है अंदर से और वैयक्तिक मतलब होता है आदमी, यानी कि जब व्यक्ति अपने अंदर ही संचार करता है। अब बोलेंगे अंदर कैसे करेगा सर? तो बाबू खुद बोल रहा है और खुद सुन रहा है, यानी खुद स्रोत है और खुद प्राप्त करता हो, यानी बेचारा बोल भी खुद रहा है और सुन भी रहा है खुद, तो उसे हम अंतः वैयक्तिक संचार कहते हैं। अब बोलिएगा सर ऐसा आदमी पगला तो नहीं ना हो गया है सर, जैसा ना बात कर रहे हैं कि खुद बोलेगा और खुद सुनेगा, ऐसा कब होगा? तो बाबू ऐसा भी होता है। अब ऐसा कब होता है? जैसे आप कहीं प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रार्थना के समय क्या होता है, हम खुद बोलते हैं हे भगवान हमको पास करा दीजिए, आपके पास 10 लड्डू चढ़ाएंगे, ठीक है ना। इतना सा लोग वहां बोलते हैं कि भगवान तो का सामने रहता पुजरिया से पुजरियों नहीं सुन पाता है। उसके बाद अगर हम मंदिर गए माँ के साथ में तो हमारी माँ भी नहीं सुन पाती है। इतना सा लोग बोलते हैं, बोलते ही नहीं। अब वहां सर खुद बोलते हैं और खुद सुनते हैं। उसके अलावा और बाबू और क्या होता है, अगर आप कुछ बातों को याद करते हैं, जैसे हम बोलेंगे कि तोरी के कल सारा जो है जितना पढ़ाएंगे याद करके लेते आना है, तब वहां पर क्या कीजिएगा, तब मन ही मन याद कीजिएगा। संचार का मतलब क्या होता है? संचार के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। और पढ़ेंगे संचार में दो चीज होते हैं, स्रोत प्राप्त करते हैं, सब अंदर अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि आप खुद बोल रहे हैं और खुद सुन रहे हैं। कोई और सुन रहा है क्या? बोलेंगे नहीं सर कोई और व्यक्ति सुन नहीं आ रहा है। तो बात वही है कि हम बोलेंगे कि संचार का वैसा रूप जहां पर एक व्यक्ति खुद बोलता है यानी वह खुद जो है सो स्रोत है और वह खुद जो है सो प्राप्त करता है, तो ऐसी स्थिति में हम अंतः व्यक्ति संचार कहते हैं। यानी मेरा पहला क्या है? अंतः व्यक्ति संचार। परिभाषा बोलेंगे संचार का वह रूप जिसमें एक ही व्यक्ति स्रोत हो और खुद वह प्राप्त करता हो, उसे हम अंतः व्यक्ति संचार कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। जैसे मेरा एग्जाम्पल यहाँ पर प्रार्थना करना, देखो चेंगवा के यहाँ बच्चा को बेचारा प्रार्थना कर रहा है, बेचारा खुद बोल रहा है खुद सुन रहा है। उसके अलावे अगर आगे हम लोग बात करेंगे तो आप इबादत करते हैं, किसी बात को याद करते हैं, तो रात में आप सपना देखते हैं, इन सारी जगहों पर आप अंतः व्यक्ति संचार करते हैं, जहां पर आप खुद बोलते हैं और खुद सुनते हैं। अगर बात किया जाए तो अंतः व्यक्ति संचार हमारा संचार का बुनियादी रूप होता है। संचार का बुनियादी रूप है, बुनियादी बोलते हैं बेस को सर। आधार, आधार कैसे है कि आप चाहे कहीं पर बात करें
चाहे कहीं मीटिंग में बोले या चाहे कहीं पर भाषण देना हो, उसके पहले आप उन सारी बात को मन ही मन रिपीट कर लेते हैं, मन ही मन याद कर लेते हैं, यानी पहले खुद बोल करके उसे खुद समझने का प्रयास करते हैं। ऐसा होता है नहीं? अगर आपको पता है कि हमें सर कॉलेज में भाषण देना है, तो भाषण देने से पूर्व कई बार उसको आप खुद से रिवीजन करते हैं, यानी खुद बोलते हैं, खुद सुनते हैं। हाँ, तो अगर कुछ बात आपको पेरेंट्स को कहना है या कुछ बातें आपको टीचर से कहना है, तो उसको कहने से पूर्व आप जो है सो पहले खुद बोल करके खुद सुनने का प्रयास करते हैं। इसीलिए बोला गया है कि अंतः व्यक्ति संचार संचार का एकदम बुनियादी रूप है। आपका सवाल यहाँ से भी पूछा गया है। मेरा अगला है सर अंतर व्यक्ति संचार। क्या है सर? अंतर व्यक्ति संचार। अब देखो ट्रिक से याद रखो कि यहाँ लिखा गया अंतर। अब अंतर हमेशा हम निकालते हैं दो चीजों में। आप पहले पढ़े होंगे क्लास 9-10 में धातु अधातु में अंतर निकालना है। उसके बाद और हम देखते हैं कि लोहा और कार्बन में अंतर निकालो, बहुत अच्छी चीज होती है यहाँ पर। उसके बाद और हम लोग पढ़ेंगे सर क्लास 12 में समष्टि व्यष्टि में अंतर निकालो। ये सारी क्या अंतर है? और अंतर जो होती है डिफिनेशन आपका जो होती है, जो आपका डिफरेंस होती है, वो हमेशा दो चीजों में होती है। क्योंकि अंतर का मतलब होगा सर दो चीज। तो बोलेंगे आप में मुझ में क्या अंतर है? दो चीज यहाँ हो गया कि नहीं? उसी प्रकार से है अंतर व्यक्तिक संचार, यानी कि हमेशा यहाँ दो लोग होंगे। देखो यहाँ पर बाबू, देखो यहाँ कार्तिक आर्यन जी, छोटा चेंगो, यहाँ पर दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये मेरा क्या कहलाएगा? अंतर व्यक्तिक संचार, यानी संचार का वैसा रूप जहां पर दो लोग आपस में बातचीत करते हैं, उसे हम लोग अंतर व्यक्तिक संचार कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? जैसे आप मान के चलो दोस्त से बात कर रहे फोन पर, तो क्या है? अंतर व्यक्तिक संचार है। रात को वाला इस तरह अंगूठा वाला जो है ना, टैपिंग करते हैं, अंगूठा से चार्ज करते हैं, तो सारी आपकी क्या है? अंतर व्यक्तिक संचार। जैसे आप लिखेंगे है तो बोलेगी हेलो, आप बोलेंगे तह कहा हो रहा, तो बोलेगी कुछ नहीं सुतल है। ये सारी आपकी क्या है? अंतर व्यक्तिक संचार है, कि जहां पर आप बोल रहे हैं वो सुनेगी, वो बोल रही है आप सुनेंगे। यहाँ पर अधिकांश लोग रात को वही करते हैं। ये हमारे क्या है? अंतर व्यक्ति संचार। रात को जो आप लोग अंगूठा का एक्सरसाइज करवाते हैं ना बाबू, वो भी हमारी अंतर व्यक्ति संचार है, कि जहां पर आपस में दो लोग बातचीत करते हैं। तो कई बार आप लोग कॉल से बात करते हैं, ठीक है ना? जैसे घरे फोन किया, मम्मी बोलेगी का बेटा का हाल समाचार है? तो बोलेंगे कुछ ना मम्मी ठीक है, पैसा खत्म, बोला पैसा भेज देने। तो यहाँ पर भी क्या है? आप अंतर व्यक्ति संचार कर रहे हैं, कि जब आप बोले तो माँ सुनी, जब माँ बोली तो आप सुने। इन सारी जगहों को हम अंतर व्यक्ति संचार कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है? कि जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं, उसे हम अंतर व्यक्ति संचार कहते हैं। तो तीसरा आता है सर समूह संचार। इसका मतलब होगा कि जब लोग समूह में बात करेंगे, यानी कि एक व्यक्ति बोलेगा और पूरा समाज के लोग सुनेंगे, उसे हम समूह संचार कहते हैं। यानी कि जब संचार प्रक्रिया समूह में हो, अगर एक व्यक्ति बोलते हैं तो पूरे क्लास के लोग सुनते हैं। उसके बाद फिर और हम क्या बोलेंगे सर? कि संचार का वैसा प्रक्रिया जहां पर लोगों के बीच संदेश पहुंचाने का कार्य समूह में होता है, उसे हम समूह संचार कहते हैं। जैसे मेरा यहाँ एग्जांपल दिया गया है सर, एक गांव में पंचायत था। पंचायत में ये हमारे चचा महोदय जो है वो पूरा बोल रहे हैं, पूरे पंचायत के लोग सुन रहे हैं। उसके अलावा आप एक क्लास में होती होगी, टीचर बोलते हैं, उसके बाद पूरे क्लास के लोग सुनते होंगे, वो हो गया। उसके अलावा जो आपका ग्रुप का चैटिंग बना हुआ होगा, हम वहां करते हैं मैसेज, पूरे आप लोग ग्रुप के लोग देख लेते हैं। और कहाँ होता है सर? तो किसी की सभाएं होती है, आप सभी के स्कूल में होती होगी, या तो कहीं रामनवमी करना है सर, उसके बाद छठ पूजा करना है। मेरा फिलहाल दुर्गा पूजा आने वाला है ना, तो कई स्थानों पर जो है सो लोग मीटिंग करते हैं। और जो मीटिंग में बातचीत भी होगी, वो सारी हमारी कैसी होगी? तो सारी बातें हमारी समूह संचार की बातें होंगी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? यानी बोलेंगे संचार का वैसा रूप जहां पर एक व्यक्ति बोलते हैं और पूरे समूह के लोग सुनते हैं, उसे समूह संचार कहते हैं। और चौथा आता है सर जनसंचार। देख रहे हैं मेरा कहाँ से कहाँ फोन मिल रहा है? सो मेरा चैप्टर का नाम है जनसंचार, उसके माध्यम। और यहाँ मेरा आगे जनसंचार। क्या होता है?
जब कोई एक व्यक्ति बोलता है और अनंत सारे लोग सुनते हैं, और इतने लोग सुन रहे हैं, क्यों गिन नहीं सकते हैं? तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग जनसंचार कहते हैं। यानी परिभाषा बोलेंगे कि संचार का वैसा रूप जहां पर एक व्यक्ति बोलता है, यानी एक व्यक्ति स्रोत होता है और अनंत लोग प्राप्तकर्ता होते हैं, उसे हम लोग जनसंचार कहते हैं। और ध्यान रहे, इस प्रकार के संचार के लिए हमें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। ये मेरा भौतिक रूप से एक जगह नहीं हो सकता है। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, अभी हम पढ़ा रहे तो क्या होता है सर, हमारी पढ़ाई को अनंत लोग देखते हैं, ठीक है ना। बहुत लोग ऐप के यहाँ पर होंगे जो एप्लीकेशन पर देख रहे हैं, कुछ लोग हमें देख रहे होंगे यूट्यूब पर, कुछ देख रहे होंगे फेसबुक पर। यहाँ पर अब कितने लोग देख पा रहे हैं उससे हम लोग गिन नहीं सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर जो है सो ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे, यानी हमारी बात को जो है वो अनंत लोग सुन रहे हैं। और सुनने के लिए कहीं ना कहीं किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ रही है। कोई लोग यहाँ पर इंटरनेट का सहायता ले रहे हैं, कोई लोग यहाँ पर फोन का सहायता ले रहे हैं, कोई लोग यहाँ पर आपका लैपटॉप का सहायता ले रहे हैं, और इस माध्यमों की सहायता के द्वारा हमारी बातों को सुन रहे हैं। मेरा वैसा ही यहाँ मोदी जी का भाषण है। अब मोदी जी होता है क्या है सर कि दिल्ली में बोल देते हैं, अब उनकी बातें जो है वो भारत के आम जनमानस तक पहुंच जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मोदी की बात सुन लेते हैं मोबाइल में, कोई देख लेते हैं यहाँ पर लैपटॉप में, कोई टीवी में, अखबार में, न्यूज़पेपर में, चैनल में। उसके बाद जो है सो यानी कहीं न कहीं जो है सो सभी लोग मोदी जी की बातों को सुन लेते हैं, और मोदी की बात जो है सो भारत के सभी लोगों तक पहुंच जाती है। अब जरा अनुभव कीजिए कि मोदी जी वहां बोलेंगे, मित्रों आज रात 8 बजे के बाद 2000 का नोट बंद होने वाला है। इस बात को बोलेंगे तो ये बात क्या मोदी से पहले कौन बोले थे? बोलेंगे नहीं सर, खाली मोदी जी दिल्ली में वहां बोल दिए। अब ये बात भारत के लगभग हर लोगों तक पहुंच जाती है। कैसे पहुंची? ये पहुंचती है कहीं ना कहीं तो किसी जनसंचार के माध्यम से। आ तो टीवी के माध्यम से आया होगा, फेसबुक के माध्यम से आया होगा, रेडियो के माध्यम से आया होगा, अखबार के माध्यम से आया होगा। तो इन सारी माध्यमों के द्वारा मोदी जी की बातों आम जनमानस मानस तक पहुंच जाती है। वही बात यहाँ पर है कि जब संचार प्रक्रिया में एक स्रोत और अनंत प्राप्त करता हो, उसे हम लोग जनसंचार कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा आगे देखते हैं। तो अभी तक हम लोग देखें सर, अभी तक देखें हम लोग संचार, और संचार में प्रमुख तत्व क्या क्या थे, स्रोत क्या होता है, उसके बाद प्राप्तकर्ता क्या होता है, ये सारी बात देखें। उसके बाद हम लोग देखें संचार के विभिन्न प्रकार। अब पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर जनसंचार माध्यमों का विकास। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आग्रह है, अगर कोई बच्चे आप लोग 11th में है, ठीक है ना, तो ये वाले बच्चों के लिए खुशखबरी है कि आप सभी के लिए हमारे एप्लीकेशन जिसका नाम है सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस, मेरा इसी के नाम से जो है सो यूट्यूब चैनल भी है, मेरा प्ले स्टोर पर आपको एप्लीकेशन भी मिल जाएगा। तो उसको आप डाउनलोड कीजिए, और वहां पर क्रांतिकारी बैच के नाम से क्लास 11th का बैच लॉन्च कर दिया गया है, और उसका फी है मात्र 699, यानी कि 699 रुपये। अगर आप में से किसी बच्चे का जो है सो भाई बहन या खुद आप क्लास 11th में है, तो एक बार हमारे एप्लीकेशन सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस पर आइए। हमारी वहां क्लास चल रही है, और आप वहां पर केवल 699 यानी कि 699 रुपये में क्लास 11th की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। आप इतना भरोसा रखिए सर कि जिस तरह से हब हमारा सर्वोदय का रिजल्ट शानदार रहा है, उसी प्रकार से जो है सो इस बार भी रिजल्ट शानदार रहेगा। बस आपको यहाँ मेहनत करना है, और मात्र देना है 699 रुपये। आगे बात करेंगे उसी प्रकार से, अगर आप क्लास 12th में हैं, तो क्लास 12th के बच्चों के लिए भी जो है सो सेपरेट बैच मात्र 999 यानी कि 999 रुपया में लॉन्च कर दिया गया है। अगर आपको लगता है सर कि हम भी जो है सो आर्ट्स को बेहतर से पढ़ना चाहते हैं, अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हैं, तो एक बार जो है सो हमारे इस सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, और वहां पर इनरोल कीजिए मात्र 999, और वहां पर आके बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। तो मेरा अगला पॉइंट है सर जनसंचार माध्यमों का विकास, लेकिन इससे पहले हम कुछ बातों को पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ेंगे?
अभी देखें हम लोग जनसंचार में जो है सो कहीं ना कहीं किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। अब जनसंचार के लिए जिन जिन माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है उस माध्यम को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला आता है श्रव्य माध्यम। कौन सा माध्यम? श्रव्य माध्यम। मेरा अगला आता है दृश्य माध्यम और मेरा अगला आता है श्रव्य दृश्य दोनों माध्यम। श्रव्य दृश्य दोनों माध्यम। चलिए सबको समझने का प्रयास करते हैं। हमारा पहला यहाँ पर है श्रव्य माध्यम, यानी कि हमें अभी देखें सर कि जनसंचार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जैसे रेडियो, अखबार, टीवी, ये सारे क्या है तो संदेश पहुंचाने के एक माध्यम है, यानी जनसंचार के माध्यम है। इसे बांटा गया 3 भागों में। पहला हमारा है श्रव्य माध्यम। इसके अंतर्गत वे सारे माध्यम आते हैं जिसे हम लोग केवल सुन सकते हैं, उसे हम लोग चाह करके भी देख नहीं सकते हैं। जैसे अगर मोदी जी का भाषण यहाँ पर जानना है तो हम लोग केवल सुनेंगे कि हाँ मोदी जी बोल रहे हैं, हम चाह करके भी वहां पर मोदी जी को देख नहीं सकते हैं। उन सारे माध्यम को हम लोग श्रव्य माध्यम कहते हैं। परिभाषा बोलेंगे कि जनसंचार का वैसा माध्यम जहां पर संदेश को केवल हम लोग सुनते हैं, संदेश को देखते नहीं है, उसे हम लोग श्रव्य माध्यम कहते हैं। जैसे मैं यहाँ था रेडियो, हमारा रेडियो क्या है सर? श्रव्य माध्यम में पता होगा, यहाँ पर रेडियो केवल सुनते हैं। उसके बाद सर लाउड स्पीकर, मेरा इसमें डीजे साउंड आ जाएगा, चोंगा ये सब आ जाएगा, सारे हमारे क्या है? श्रव्य माध्यम। मेरा अगला दृश्य माध्यम सर, जनसंचार का वैसा माध्यम जिसमें संदेश को देखते हैं, वनली देख सकते हैं सर, इसे हम लोग जैसे सुन नहीं सकते हैं, उसे बोलेंगे दृश्य माध्यम। जैसे हमारा अखबार, हमारा अखबार क्या है तो हमारा अखबार जो है वो दृश्य माध्यम है। पहले अखबार देखते हैं, थोड़ी वहां सुनते हैं, उसके बाद इतने हमारी आती है प्रिंट माध्यम। प्रिंट माध्यम जैसे कहने का मतलब सर किताब, उसके बाद बैनर, पोस्टर, अखबार, न्यूज़पेपर, ये सारे हमारे क्या हैं? सारे हमारे दृश्य माध्यम है जिसे हम लोग केवल देख सकते हैं, इसे हम लोग सुन नहीं सकते हैं। मेरा अगला है श्रव्य दृश्य दोनों माध्यम, यानी जनसंचार का वैसा माध्यम जिसे हम लोग देख भी सकते हैं और जिसे हम लोग सुन भी सकते हैं, उसे श्रव्य दृश्य दोनों माध्यम कहते हैं। हमारा इसमें कौन कौन माध्यम आ जाएगा? जैसे हमारा टीवी आ जाएगा। अब टीवी हमारे क्या है तो श्रव्य दृश्य दोनों माध्यम है, क्योंकि टीवी देखते भी है, टीवी हम लोग सुनते भी है। उसके बाद सर सिनेमा, सिनेमा हमारा क्या है तो सिनेमा हमारा जो है वो दोनों माध्यम है, क्योंकि सिनेमा का संबंध यहाँ पर सिनेमा हॉल से, जहाँ फिल्म देखते हैं। अब फिल्म में हम लोग देखते भी हैं और वहां पर सुनते भी हैं। इस प्रकार से जनसंचार के जितने भी माध्यम उसे हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला कौन सा है? श्रव्य माध्यम, जिसे हम लोग सुनते हैं जैसे कि रेडियो। मेरा अगला कौन सा है? दृश्य माध्यम, जिसे हम लोग केवल देखते हैं जैसे हमारा प्रिंट माध्यम। मेरा थर्ड में कौन सा है? श्रव्य दृश्य दोनों माध्यम, जिसमें हम लोग देखते और सुनते दोनों है, जैसे कि हमारे यहाँ आ जाएगा तो टीवी, सिनेमा आदि। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। तो मेरा यहाँ पर है जनसंचार माध्यमों का विकास आने की, किस प्रकार से जनसंचार माध्यम का विकास हुआ है, आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले जानेंगे रेडियो के बारे में। पहले हम क्या जानेंगे सर? जानेंगे रेडियो के बारे में, चूंकि पता है कि रेडियो जो है वो जनसंचार का एक श्रव्य माध्यम है, इसे हम लोग केवल सुन सकते हैं, इसे हम लोग देख नहीं सकते हैं। अगर रेडियो की बात किया जाए तो रेडियो का जो आविष्कार है वो 1895 में 1895 ईस्वी में इटली के एक थे इलेक्ट्रिक इंजीनियर जिसका नाम था जी मार्कोनी, इसी जी मार्कोनी के द्वारा रेडियो का आविष्कार किया गया था। कब की बात कर रहे हैं सर? तो हमारी बात है 1895 की, 1895 की, जब उस समय जो है वो इटली के एक थे इलेक्ट्रिक इंजीनियर जिसका नाम क्या था? जी मार्कोनी। अब ट्रिक से याद रखो ना कि हमारे जो रेडियो है ना बहुत मतलब घर घाता है, पूरा बोले बहुत मरमराता है, मतलब मर मर करता है, तो मर से मेरा क्या हो जाएगा? मार्कोनी। ट्रिक बन जाएगा, क्या मर बन जाएगा सर? मार्कोनी। जो टीवी जो है हमारा रेडियो जो है बहुत मरमराता है एकदम है,
खाली चालू करो एकदम घरघरात रहेगा, मतलब खाली मरमरात रहेगा, कहेगा मरल जैसे जान नहीं रहे से लगे। याद आद रहेगा। कहाँ के थे सर? तो इटली के थे। कहाँ के थे? इटली के। तो वही बात है कि इटली के जो से जी मार्कोनी के द्वारा रेडियो का आविष्कार किया गया था। उसके बाद फिर रेडियो का इस्तेमाल किया गया अमेरिका में, जहां पर दो प्रमुख स्टेशन न्यूयॉर्क और वाशिंगटन, सारे जगहों पर जो है सो आपका रेडियो का प्रचलन शुरू हो गया था। बात करें इंडिया में सर, तो इंडिया में पहली बार रेडियो का प्रयोग 1921 में यानी 1921 में टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया एक अखबार है, टाइम्स ऑफ इंडिया एक निजी अखबार है, और इसी अखबार के द्वारा पहली बार रेडियो का इस्तेमाल किया गया था। अब वो किया गया था मुंबई शहर में। कौन सा शहर में? मुंबई शहर में। हमें इसे भी याद रखना है। कहा बाबू? मुंबई शहर में। जो मेरा सवाल यहां से बनता भी है, सवाल ये बनता है कि टीवी का प्रयोग पहली बार भारत के किस शहर में किया गया था? तो मुंबई शहर में। किनके द्वारा किया गया था? तो टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के द्वारा। क्योंकि अखबार क्या था, अगर काम था न्यूज छापना, तो पहली बार वो छाप रहा था पेपर में। वो दिमाग में आया कि क्यों ना हम कुछ यूनिक करते हैं, और इसी के चक्कर में वह जो है सो अब यूनिक करने के लिए पहली बार वो रेडियो को लॉन्च करता है, और वह जो है सो पहली बार रेडियो का इस्तेमाल करके उसमें गाना और बाद में समाचार को प्रस्तुत करना शुरू किया था। कौन? तो टाइम्स ऑफ इंडिया। आगे बात करेंगे। अब जैसे आता रेडियो यहाँ पर, तो भारत में खराबी होती है बाबू की, लोग देखा इसकी काम करते हैं। तो कहाँ समझ में क्या होता है ना, अगर ये जो ट्रैक्टर वहां पर, तो बोलेगा अरे वो ट्रैक्टर लिया है, कल हम वो ट्रैक्टर लेंगे। उसके बाद अरे को लिया गाड़ी, तो कल हम भी गाड़ी लेंगे। ये हम लोग का पहचान है। उसी प्रकार से जो है अब यहाँ पर क्या हो गया, जब यहाँ पर आपकी लेके टाइम्स ऑफ इंडिया रेडियो, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े सेठ लोग कहाँ रहेंगे पीछे, उस समय रेडियो लेकर के आ गया। अब जब रेडियो आ गया यहाँ पर, तो लोग जो है सो रेडियो पर भाषणबाजी कर रहे हैं, खास करके उसमें महात्मा गांधी सब का बोल रहे हैं। अब पहुंचाना समाचार जित करते छापेगा घुमार पर है, रेडियो में बोल दो। फायदा क्या समझो यहाँ पर? क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या अनपढ़ थी, ठीक है ना। अब अनपढ़ के लिए जो है सो अगर लिख देंगे यहाँ गांधी जी की आज हम असहयोग आंदोलन करने वाले 1922 में, तो वह को पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। आप तो बोलेंगे, मान के चलो कि आज हम दांडी मार्च का यात्रा शुरू करने वाले हैं, अब लिखा है अखबार में, हम पढ़ में कहां से पढ़ पाएगा रे? नहीं पढ़ पाएगा। एक और खराबी का था, अखबार पहले साप्ताहिक अखबार थी, आज का न्यूज सप्ताह दिन के बाद जा रहा है छप करके। अब यहाँ पर आ गया रेडियो। गांधी जी कहा बोल दिए हैं कि मेरे प्यारे मित्रों, आज हम जा रहे हैं दांडी मार्च की ओर। अब ये बतिया सब सुन लिया, अरे गांधी जी की बात यार, चल हम चल भाई। यहाँ फायदा है कि नहीं? आप खुद देखिए कि लोग अनपढ़ जो है वो समाचार नहीं पढ़ पाते थे, अखबार नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन आज आराम से मोबाइल में सब समाचार सुन लेता है। और गांव के अधिकांश अनपढ़ लोग अपडेटेड है कि हाँ मोदी जी की क्या प्लान है कि नहीं, क्या उनका भाषण है कि नहीं। तो बात वही है। अब हुआ क्या कि जब पूरे भारत में रेडियो का प्रयोग बढ़ गया, तो इससे डर गए अंग्रेज को पता चला यहाँ पर कि अगर रेडियो पर हम कंट्रोल नहीं किए तो रेडियो हमारे लिए घातक साबित होगा। चूंकि अधिकांश लोग रेडियो का उपयोग अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, तो इससे बचने के लिए अंग्रेजों ने 1936 में 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना, जिसका सिंपल उद्देश्य था कि पूरे इंडिया में अब रेडियो पर कौन सी समाचार चलेगी, कौन सी गाना चलेगी, कौन सा न्यूज चलेगी, वो सब यहाँ अंग्रेज तय करेंगे। सब यहाँ कौन तय करेंगे? तो सब यहाँ पर अंग्रेज तय करेंगे। अंग्रेजों के अलावा यहाँ पर कोई और व्यक्ति रेडियो के बारे में हस्तक्षेप नहीं करता है। और इसके लिए जो है वह भारत में कुल 9 रेडियो स्टेशन की स्थापना किया गया था। कितने बाबू? 9 रेडियो स्टेशन। देखो क्या होता है सो, ये हमारे रेडियो स्टेशन है जहां पर रेडियो के लिए प्रोग्राम सेट किया जाता है कि हमारा 8:30 बजे गाना चलेगा, 9 बजे हमारा समाचार आएगा, मेरा 10 बजे नाटक चलेगा, मेरा 11 बजे तो गाना चलेगा। इस सारी बात का प्लानिंग जो है सो इसी रेडियो स्टेशन में सेट की जाती है, और इसी के द्वारा जो है सो आपके पास प्रोग्राम आता है। जिस प्रकार से आप अभी हमारी क्लास को देख रहे हैं, तो क्लास को हम लैब कर रहे हैं अपना स्टूडियो से, कर रहे हैं नहीं?
अब यहाँ प्लानिंग सेट होता है कितना बजे हम लाइव क्लास करेंगे, कितना बजे रिकॉर्डिंग क्लास करेंगे, हमारा सिस्टम कैसे काम करेगा, ठीक, आपके बीच लाइव कैसे होगी, ये सारी प्लानिंग यहाँ सेट कर रहे हैं सर। उसी प्रकार से जो है वो रेडियो स्टेशन में एक प्लानिंग सेट किया जाता है कि आखिर में रेडियो पर कौन सी प्रोग्राम आएगी, प्रोग्राम की अवधि क्या रहेगी, प्रोग्राम का टाइमिंग क्या रहेगा, सब चीज हमारे रेडियो स्टेशन में सेट किए जाते हैं। और इस प्रकार से जो है सो हमारे भारत में कुल 9 रेडियो स्टेशन थे। कितने थे? 9। और 9 में हमारा जो है सो 3 चले जाते हैं पाकिस्तान विभाजन के बाद और 6 हमारे भारत में रह जाते हैं। कितने रहते भारत में? तो हमारे भारत में कुल 6 रेडियो स्टेशन रह जाते हैं। अब यहाँ बात करेंगे तो मेरा ढाका जो आपका बांग्लादेश की राजधानी है, आपको पता होगा कि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का ही अंग था जिसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान। लाहौर पाकिस्तान में, पेशावर पाकिस्तान में है। हमारा 3 चला गया पाकिस्तान में, मेरा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, मद्रास और तिरुचिरापल्ली, ये हमारे कुल 6 रेडियो स्टेशन जो है वो भारत में रह गए थे। अगर आगे बात किया जाए तो धीरे धीरे रेडियो का क्षेत्र बढ़ा और 1976 में रेडियो, आकाशवाणी और टीवी को दूरदर्शन में शामिल किया गया। देखो इसका मतलब क्या था, अगर बात करेंगे सर तो 1976 के पहले, 1976 के पहले जो है, चाहे रेडियो की बात करेंगे चाहे टीवी की बात किया जाए, दोनों का इस्तेमाल केवल लोग समाचार पढ़ने के लिए, समाचार सुनने के लिए कर रहे थे और दोनों हमारा आकाशवाणी का हिस्सा था। क्योंकि आकाशवाणी क्यों सर? मेरा समाचार आकाश से ही आ रहा है ना। रेडियो में क्या है? देखो रेडियो हमारे घर में ये मेरा एंटीना लगल है, मेरा इसी से आकाश से समाचार आएगा, रेडियो तक आएगी और इसको यहाँ पर जो है सो स्पीकर में बोलेगा। जान रहे हैं? तो बात वही है सर, ठीक है ना, कि पहले हमारा जो है वो रेडियो भी और मेरा जो है सो टीवी भी आकाशवाणी का हिस्सा थी, परंतु 1976 में चूंकि दोनों का एरिया बड़ा हो रहा है, एरिया कहने मतलब क्या है, अधिकांश लोग टीवी खरीद रहे हैं, अधिकांश रेडियो खरीद रहे हैं। अब जब दोनों का यहाँ एरिया बड़ा हो रहा है, दोनों का जब रेंज बड़ा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आकाशवाणी पर लोड भी पड़ रहा है और इस कारण से जो है फिर दोनों का अलग अलग क्षेत्र में कर दिया गया। टीवी को रखा गया आकाशवाणी में, सॉरी, मेरा रेडियो आ गया आकाशवाणी में और मेरा टीवी आ गया दूरदर्शन में। इस प्रकार से दोनों को जो है सो अलग अलग किया गया। अगर आगे बात करेंगे तो 1977 में, 1993 में टीवी को और रेडियो को केंद्र सरकार के नियंत्रण से हटाकर प्रसार भारती में शामिल किया गया है। पता है सर कि 1976 में जो है वो रेडियो था आकाशवाणी में और टीवी था दूरदर्शन में, लेकिन दोनों का मेन मालिक था केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट ही तय करेगी कि आखिर में रेडियो में कौन समाचार आएगा, मेरे टीवी में कौन समाचार आएगा। लेकिन 1997 के बाद इसमें परिवर्तन किया जाता है और टीवी और रेडियो का बोले नहीं, एक मालिक कौन है? केंद्र सरकार नहीं है, इसका मालिक जो है वो कौन है? प्रसार भारती है। इसका मालिक कौन है? प्रसार भारती। और अब जो है सो रेडियो और टीवी को प्रसार भारती के अंतर्गत कर दिया गया। हम अगर बात करेंगे उससे पहले 1993 में एफएम रेडियो की शुरुआत की गई थी। कब की बात करें? 1993 में। देखो एफएम क्या होता है सो, एफएम का मतलब होता है सर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसका मतलब क्या होता है सो, देखते हैं रेडियो में यहाँ पर इस तरह का जो है ना वो पूरा एक डिजिटल जो है बोर्ड लगा हुआ रहता है, एक कांटा रहता है, कांटा को ऊपर नीचे हम लोग करते हैं। अब होता क्या है, आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग चीज सुनने को मिलता है। जैसे कि अगर आप कांटे को करते हैं एफएम 102.1, तो ये हमारे जो है वो आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र का फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो वहां बोलता है कि नमस्कार, ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, आप सुन रहे हैं एफएम 102.1 पर। उसी प्रकार से मेरा रांची में एक अलग सेंटर है, मेरा धनबाद में अलग सेंटर है, मेरा दिल्ली में अलग सेंटर है, मेरा हर क्षेत्र में जो है एक अलग अलग आकाशवाणी का सेंटर मिलता है और आपको हर जगह पर जो है सो अलग अलग चीज सुनने को मिलता है। जैसे कि अगर हजारीबाग में मान के चलो गाना बज रहा है, तो शायद उसी टाइम पर रांची में समाचार बज रहा होगा, उसी टाइम पर
पटना में जो है सो कॉमेडी चल रहा होगा। अब हमारा मन की नहीं गाना नहीं सुनेंगे, तो भाई सीधा ऊपर करो, हम लगा दिए पटना वाला में वहां कॉमेडी चल रहा है, फिर बोलेंगे ना हमारे वो नया सुनना है। तो भाई हम लगा दिए रांची वाला में, रांची में हमारा चल रहा है समाचार, बोलेंगे हाँ समाचार सुनना है। तो इस तरह क्या होता है कि एफएम की शुरुआत की गई और इसमें आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर आपको अलग अलग चीज सुनने को मिलता था। अब जैसे ही बात आ गया, लोग तो बहुत चॉइस करता है, अरे ये रेडियो में मनचाहा चीज मिल रहा है। आज टीवी लोकप्रिय क्यों है, ठीक है ना। आपको मन है कोई बाबू चैनल पर समाचार देख रहा है, कोई सीरियल देख रहा है, कोई भक्ति के यहाँ पर जो है भाषण सुन रहा है, कोई प्रवचन सुन रहा है, कोई आस्था की बात कर रहा है। हमारे पास टीवी में हर चीज मौजूद है। अगर सरकार बोलती नहीं केवल टीवी में समाचार सुनाएंगे तो शायद लोग टीवी नहीं लेते। अगर मोबाइल लोकप्रिय क्यों है सर, इसमें हर चीज का काम होता है, टीवी के अलावा भी काम कर लेते हैं मोबाइल में, लैपटॉप का भी काम कर लेते हैं, पीसी का भी काम कर लेते हैं, उसके बाद जो है सो हम लोग लगभग अधिकांश काम मोबाइल से कर लेते हैं, तो यहाँ मोबाइल मेरा लिए लोकप्रिय है। मेरा वही बात होता है रेडियो में कि 1993 में आती है एफएम रेडियो, जैसे ही आती है उसके बाद जो है सो अधिकांश लोग रेडियो खरीदना शुरू कर दिए हैं और इसकी लोकप्रियता पूरा बढ़ गई। परिणाम ये हुआ कि वर्तमान समय में बात करेंगे तो रेडियो की पहुंच लगभग 96% लोगों तक है। यानी कि अगर भारत में 100 लोग हैं तो 100 में लगभग 96% लोगों के पास रेडियो उपलब्ध है। बोलेंगे सर हमारे पास नहीं है, तो बाबू हमारे जो मोबाइल है रे, देख रहा है कि मोबाइल में आपको सब कुछ मिलेगा, इसमें कहा नहीं है रे बाबू, नीचे टोरच वाला भी काम कर रहा है, ठीक है। टोरच की जॉब खा गया मोबाइल, कैमरा वाला काम कर रहा है, कैमरा का जॉब खा गया है। और तो यार इसमें मेरा रेडियो भी है, टीवी भी है, सर आपको जो मन है सब इसमें हम लोग काम कर सकते हैं। पहुंच है रेडियो की। और रेडियो की बात करेंगे तो ये रेडियो लगभग 24 भाषा में और 146 बोलियों में कार्यक्रम को प्रस्तुत करती है। ये हमारा रेडियो का शुरू से लेकर के आखिर तक यानी वर्तमान समय तक विकास। हम बात करें आगे टीवी का सर, टीवी की बात करेंगे तो टीवी जो है वो जनसंचार का श्रव्य और दृश्य माध्यम दोनों है, क्योंकि टीवी को हम लोग जो है सर वो सुन भी सकते हैं और टीवी को हम लोग देख भी सकते हैं। टीवी की बात किया जाए तो टीवी का खोज 1925-26 में जे एल बेयर्ड के द्वारा की जाती है। किनके द्वारा? जे एल बेयर्ड के द्वारा, जो तुम्हारे स्कॉटलैंड के थे। कहाँ के थे बाबू? स्कॉटलैंड के। अब जब टीवी खोज करिए तो हमको पता है, बताया पहले भी कि सबसे आगे रहता है अमेरिका। इसका लक्षण शुरू से रहा है कि अगर कोई भी काम दुनिया में विकास होता है तो पहले अपने यहाँ पर बुला लो, यही काम यहाँ करते हैं अमेरिका के लोग। होता क्या है कि 1925-26 में जो है वो टीवी की खोज किया गया था। उसके तुरंत बाद फिर जो है सो जे एल बेयर्ड को अमेरिका बुला दिया गया। फिर बाद में क्या होता है सर कि 1927 तुरंत बाद देखो देख रहा था तुरंत एक साल के बाद 1927 में जो है वो टीवी का प्रयोग पहली बार वाशिंगटन और न्यूयॉर्क शहर में वीडियो कॉल के रूप में किया गया था। सोचो कि जब पहली बार टीवी जो है स्टार्टिंग पॉइंट में था उस समय क्या था कि बाबू एक टीवी जो है सो लगा हुआ था न्यूयॉर्क में और हमारा एक टीवी लगा था वाशिंगटन में। अब कुछ नहीं कर रहा, हम यहाँ बोल रहे हैं हेलो, देख रहा है देखो दिख यहाँ पर है, तो बोलता हाँ बाबू नया गया न्यूयॉर्क में। देखो यहाँ पर है तो बोलेगा हाँ देखो वाशिंगटन में चला गया। हर लोग बड़ी खुश हुए कि वाह क्या बात है कि अब जो है सो अगर कोई प्रोग्राम को यहाँ से हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम लोग विभिन्न स्थानों पर देख सकते हैं। जैसे हमारे पास आजकल यूट्यूब है, ठीक है ना। तो यूट्यूब में हम क्या देखते हैं सर कि बहुत सारा वीडियो था, बहुत सारे गाने थे, लेकिन जब यूट्यूब मेरा 2004 में लॉन्च हुआ था उस समय जो है सो उसका पहला वीडियो था ब्लॉगिंग वीडियो। दिखा रहा है उसका जो फाउंडर थे, देखिए हेलो गाइज, अभी हम आए हुए हैं एक घोड़े के अस्तबल में, यानी घोड़ा का खटाल था, लोग वहां का वीडियो डालते। पहली बार सोचने वाली बात है कि मेरा पहली बार यूट्यूब कहाँ था सर, मेरा आजकल यूट्यूब कहाँ से कहाँ पहुंच गया। उसी प्रकार से टीवी की बात करेंगे तो पहले लोग कल्पना कीजिए कि केवल वह वीडियो कॉल के रूप में टीवी का इस्तेमाल किए थे और उसका प्रयोग होता है आपका दो शहर वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में। वो भी पहले अगर बात करेंगे सर तो तुम्हारा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, यानी कि उसमें मेरा कलर वाला टीवी नहीं था, केवल वहां दो कलर था, ब्लैक एंड व्हाइट कलर। आगे बात करेंगे
तो भारत में टीवी का प्रयोग पहली बार 1959 में, डेट काफी इंपोर्टेंट है, 1959 याद रखना, 15 सितंबर 1959 को जो है सो यूनेस्को के द्वारा किया गया था। एक नाम है, यूनेस्को नाम सुने होंगे, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। यह यूनेस्को जो है वो पूरे वर्ल्ड में शिक्षा और संस्कृति के विकास के लिए जागरण करती है, उसके लिए वह जो है कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। उसी प्रकार से वह भारत में शिक्षा और संस्कृति के विकास के लिए 1959 में पहली बार टीवी का प्रयोग करती है, और दिल्ली जैसे प्राचीन शहरों में जो है वो 2 स्थानों पर टीवी लगा देती है। जब वहां टीवी लगाती है तो लगभग 2 स्थानों पर 200 लोग टीवी को देखते हैं, जो काफी बड़ा रिकॉर्ड बना था कि वहां लोगों में आश्चर्य हुआ कैसा नया उपकरण आ गया जिसमें लोग आदमी को देख भी सकते हैं। और इस खुशी में जो है सो लगभग दिल्ली में जो है वह 200 लोग टीवी को देखते हैं, जो रिकॉर्ड बना था। उसके बाद अब जो है सो लोग टीवी खरीदने लगे होड़ पर। भारत का लक्षण है वही है बाबू, ठीक है ना, कि जहां को व्यक्ति लिया पड़ोसी को सामान, उस सामान वहां हम लेंगे। उसी प्रकार से यहाँ होड़ बच गया, और 1965 से भारत में विधिवत टीवी सेवा का प्रारंभ हो गया। 1965 के बाद 1965 के बाद अब लोग टीवी को खरीदने लगे और टीवी में प्रोग्राम देखने लगे। अगर हम बात करेंगे तो टीवी को दूरदर्शन का नाम कब दिया गया था, 1976 में पता है हमको यहाँ पर, और 1984 में टीवी की रजत जयंती मनाई गई थी। आपको पता होगा कि 25 वर्ष में किसी भी चीज का हम लोग बनाते हैं रजत जयंती। क्या मनाते हैं सर, रजत जयंती। तो पता है आपका कि मेरा पहली बार टीवी कब आता है, 1959 में, और उसके बाद हमारा 1984 में टीवी का लगभग 25 वर्ष पूरा हो चुका था। इस खुशी में टीवी की रजत जयंती मनाई गई थी। इस सवाल मेरा पूछा गया है। अब देखो होता है क्या है, उस समय हमारे भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लगा यहाँ पर कि टीवी जो है सो आदमी तक संचार पहुंचने का अच्छा माध्यम है। अगर टीवी पर हम अभी से अंकुश नहीं रखे तो शायद में हमारे जो नुकसान बन जाएगा। इसीलिए वह टीवी कार्यक्रम में सुधार हेतु, यानी कि टीवी कार्यक्रम में कौन सा जो है सो कार्यक्रम लाया जाए, फिल्म कब लाया जाए, सीरियल कब लाया जाए, कौन सा प्रोग्राम डाले, कौन सा न्यूज कब डालेंगे, इन सभी के लिए जो है सो वह 1980 में यानी 1980 में प्रोफेसर पीसी जोशी के साथ बैठक करती है। कब, 1980 में। मेरा ये भी सवाल पूछा गया है। आगे बात करेंगे तो आप पढ़े होंगे पॉलिटिकल साइंस में कि 1991 में खाड़ी युद्ध होता है। इस खाड़ी युद्ध को पहली बार टीवी पर लाइव दिखाया गया था, रिकॉर्ड बना था यहाँ पर। इस युद्ध में जो है सो किस प्रकार से अमेरिका, खाड़ी आपको सुने ना, जो आपका पड़ेगा मध्य एशिया में पूरा पेट्रोल से भरा हुआ देश है, खाड़ी देश, ठीक है ना। अब खाड़ी देश में जो है सो अचानक अमेरिका पूरा इराक पर एकदम हमला करता है, परमाणु बम से हमला करता है, स्मार्ट बम से, ठीक है ना। बेचारा वहीं पर जो है सो अमेरिका में बैठे बैठे सारा बम को फोड़ दे रहे हैं। और इस युद्ध को एकदम टीवी पर दिखाया गया था लाइव, जैसे पूरे विश्व को अनुभव अमेरिका कितना बड़ा देश है, नहीं सोचा खौफ कितनी बड़ी है कि नहीं। सो इसीलिए बोला गया है कि 1991 के खाड़ी युद्ध को टीवी पर लाइव दिखाया गया था, और 1993 में जी टीवी और स्टार टीवी के बीच अनुबंध हुआ। ये देख रहे हैं आपका जी टीवी, ये मेरा स्टार प्लस है। जब दोनों पहली बार आए थे भारत तो इन्होंने जो है साथ में मिलकर काम करने का फैसला किया था, और इस कारण से 1965 में पहली बार दोनों के बीच में जो है वो एक अनुबंध होता है। और अगर बात करेंगे तो जो हमारा वर्तमान में आज तक का नाम सुने हैं, जो इंडिया का सबसे बड़ा न्यूज चैनल है, उसकी स्थापना जो है वो 2002 में होती है। कब होती है, 2002 में होती है। और वर्तमान में लगभग 200 से अधिक न्यूज चैनल कार्यरत है। कितने न्यूज चैनल, तो 200 से अधिक न्यूज चैनल वर्तमान में कार्यरत हैं। ये था आपका टीवी का इतिहास। अगर आगे बात करेंगे तो अब पढ़ेंगे सर सिनेमा के बारे में। अगर सिनेमा की बात किया जाए तो सिनेमा हमारे लिए जनसंचार का एक श्रव्य और दृश्य माध्यम, दोनों माध्यम है। कौन सा माध्यम है सर, तो श्रव्य और दृश्य दोनों माध्यम है, जिसे हम लोग सुन भी सकते हैं, जिसे हम लोग देख भी सकते हैं।
अगर हम बात करेंगे तो कुछ लोग क्या होता है कि टीवी और सिनेमा को एक ही मान लेते हैं, जो सरासर गलत है, क्योंकि टीवी अलग है और मेरा सिनेमा अलग है, इसे समझना पड़ेगा। अगर हम टीवी की बात करेंगे तो टीवी में क्या है, समाचार भी सुन लेंगे, प्रवचन भी सुन लेंगे, गाना भी सुन लेंगे, उसके बाद देखते हैं फिल्म, देखते हैं सीरियल भी। लेकिन सिनेमा में ऐसा नहीं होता है, हम केवल सिनेमा में फिल्म को देखते हैं। अब देखो सिनेमा हॉल में क्या होता है, आप कभी गौर किए होंगे कि मेरे आगे बहुत बड़ा पर्दा लगा हुआ रहता है और पीछे से लोग लाइटिंग करके जो है इस पर फोकस मार करके सिनेमा चलाते हैं। अरे कहीं ना कहीं सर हम बोलेंगे इसका काम एक प्रोजेक्टर की भांति होता है, तो पीछे से प्रकाश मरता है और पूरा स्क्रीन पर आपको फिल्म दिखाई पड़ता है, जो आपका कहीं ना कहीं लाइट का कमाल है, प्रकाश का कमाल है। ठीक है, और आपको पता होगा कि बल्ब का आविष्कार कौन करते हैं, थॉमस एल्वा एडिसन। उसी एडिसन के द्वारा विश्व में सिनेमा का आविष्कार किया गया था। किनके द्वारा, तो थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा। आपको याद रखना है कि थॉमस एल्वा एडिसन सिनेमा के जनक है। ठीक है ना। अब सवाल मन में आता है आखिर में सर भारत में जो है सो जान गए सिनेमा, लेकिन विश्व में पहली सिनेमा कौन बनी हुई होगी। यहाँ लिखा गया है कि विश्व की जो पहली फिल्म थी उसका नाम था द अराइवल ऑफ ट्रेन, जो आपका 1894 में बन के आती है, और ये तुम्हारी फ्रेंच भाषा की फिल्म थी। किस भाषा की फिल्म थी, फ्रेंच भाषा की फिल्म है। ये देखो ऊपर लगाए हैं पोस्टर, इसमें लिखा हुआ है द अराइवल ऑफ ट्रेन। इसका मतलब होता है सर अगर किसी गांव में ट्रेन पहुंच जाती है तो ट्रेन पहुंचने की क्या खुशी होगी, आप खुद इमेजिन कीजिए। अगर मान के चलो किसी गांव में कभी पहले बिजली नहीं था, वहां के लोग बिजली नहीं देखे थे, अचानक वहां बिजली पहुंच गई, सेम खुशी वहां थी कि उस गांव में पहले ट्रेन था ही नहीं, अचानक वहां ट्रेन पहुंच गई। और ट्रेन पहुंचने पर लोगों में क्या खुशी होती है, क्या लोग अनुभव करते हैं, उसी का वर्णन इस फिल्म में किया गया है। और ये पूरे विश्व की पहली फिल्म थी जिसका नाम था द अराइवल ऑफ ट्रेन। अगर हम बात करेंगे भारत में, तो जो भारत की पहली फिल्म थी वो थी राजा हरिश्चंद्र। नाम सुने राजा हरिश्चंद्र, ये देखो मेरा उसका लगा दिए पोस्टर राजा हरिश्चंद्र फिल्म का। इस फिल्म में जनरली जो है वो एक सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। लेकिन अफसोस इस बात की है कि यह फिल्म हमारी एक मूक फिल्म थी। मूक मतलब सर एक म्यूट फिल्म थी जिसमें कोई आवाज था ही नहीं, केवल यहाँ लोग इशारे से बात कर रहे हैं। राजा इस तरह से माला पहना रहा है, राजा खा रहा है, मैं राजा के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही सर, एकदम पूरा म्यूट फिल्म है। जैसे कई बार हम लोग क्या होता है ना कि पूरा साउंड का जो है सो आप तो कोई देख रहे हैं फिल्म, उसका साउंड ही बंद कर दो। अब जो फिल्म की आवाज होती है उसे बोलते हैं म्यूट फिल्म है। और ये फिल्म आती है 1913 में। कब आती है, 1913 में। और इनके जो डायरेक्टर थे वे थे दादा साहेब फाल्के। ये देखिए आप इमेज में लगा हुआ दादा साहेब फाल्के। इन्हीं दादा साहेब फाल्के के द्वारा भारत का पहला फिल्म है जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, वो बनाया जाता है। अगर हम आगे बात करेंगे फिर से, तो जो भारत की पहली बोलती फिल्म थी जो 1931 में आती है जिसका नाम था आलम। क्या नाम था, आलम आरा। तो ऊपर लगाए हैं फिल्म का पोस्टर आलम आरा का। इसमें जनरली क्या था कि आलम जो है सर एक लड़का था और आरा एक लड़की थी। क्लियर हो गया, आलम लड़का है और आरा जो है एक लड़की है। और दोनों की प्रेम कहानी, दोनों की लव स्टोरी का वर्णन इस फिल्म में किया गया है, जो हमारी बोलती फिल्म थी। अब ट्रिक्स याद रखो कि जो हमारा भारत में पहला 1913 में फिल्म आती है वो आपका मूक फिल्म थी। मेरा इसका उल्टा है बोलती फिल्म। अब सीन देखो मेरा 13 निकल रहा है, अब 13 को यहाँ उल्टा कर दो, मेरा होगा ना 31। बोलेंगे एकदम सर तो कितना इजी याद करना कि 13 का उल्टा 31, यानी मुख का उल्टा बोलती। याद रहेगा, बोले एकदम याद रहेगा सर। तो हम क्या बोलेंगे कि जो भारत की पहली फिल्म थी उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, जो आपकी 1913 में आती है, वह एक मुक्त फिल्म थी। उसके अलावे जो भारत की पहली बोलती फिल्म थी जिसका नाम था आला मारा, वह हमारी 1931 में आती है। अगर हम बात करेंगे तो जो भारत की पहली समानांतर फिल्म थी, देखो समानांतर फिल्म होता है जो समाज की जो है सो दिखाती है परिस्थितियों को। अब नाम सुने होंगे, एक होता है डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो किसी खास चीज पर बनती है, ठीक है ना। मेरा वैसा था समानांतर फिल्म,
जिसका नाम था पथेर पांचाली, लिखा हुआ है पथेर पांचाली। उसका ये पोस्टर है। और ये जो फिल्म आपकी बनती है वो बनती है बंगाली भाषा में। कौन सी भाषा में? बंगाली भाषा में। इसके डायरेक्टर थे सत्यजीत रॉय। कौन डायरेक्टर है? सत्यजीत रॉय। अगर हम बात करेंगे अब इंटरनेट की, अगर इंटरनेट की बात करेंगे तो इंटरनेट वर्तमान समय में जनसंचार का बहुत ही लोकप्रिय माध्यम है। यह हमारा श्रव्य माध्यम भी है, दृश्य माध्यम है। अब इंटरनेट क्या है सर? अभी देते एग्जाम्पल, कुछ देर पहले हम कंप्यूटर का और लैपटॉप का इसका संबंध इंटरनेट से ही बाबू, इसका खुद वर्चस्व नहीं है। क्योंकि अगर नेट बंद कर देंगे तो मोबाइल में क्या देखेंगे? कुछ नहीं देख पाएंगे। मेरा लैपटॉप में मेन कमाल है इंटरनेट का सर। तो इंटरनेट के कारण ही मोबाइल में हम तो आप यूट्यूब में, तो आप व्हाट्सएप में, तो इंस्टाग्राम में रील्स देख पाते हैं, उसके बाद कॉमेडी देख पाते हैं, वीडियो देख पाते हैं। सब मेरे कमाल किसका है? इंटरनेट का। बिना इंटरनेट का मोबाइल और लैपटॉप एकदम बेकार पड़ा गया। समझ रहे बातों को? तो इंटरनेट क्या है? अगर बात करेंगे तो इंटरनेट हमारा जो है जनसंचार का सबसे बड़ा लोकप्रिय माध्यम है। और बात करेंगे कि विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर 1982 से 92 तक था, दूसरा दौर 93 से 1 तक था, और तीसरा दौर 2002 से अब तक है। लेकिन वही भारत जो है जस्ट एक पीढ़ी पीछे चल रहा है। कि जब पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट का दूसरा दौर चल रहा था 1982 से 92 तक, तो पहला दौर था, दूसरा है 93 से 1 तक। उसी समय हमारा भारत में इंटरनेट का पहला दौर चल रहा था। जब पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट का था तीसरा दौर, उस समय मेरा भारत में इंटरनेट का दूसरा दौर है। आज भी देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि जहां वर्ल्ड के लोग, पूरे विश्व के लोग 7G 8G का ट्रायल कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर जो है सो 5G का ट्रायल हो रहा है। उसके बाद सही से 4G नहीं पकड़ रहा है सर, और पूरे वर्ल्ड में 7G 8G पर ट्रायल कर रहे हैं। और अगर बात करेंगे तो इंटरनेट जो है वो अमेरिका की देन है। किसकी देन है? अमेरिका की देन है। आगे बात करेंगे तो अब पढ़ेंगे सर प्रिंट माध्यम के बारे में। प्रिंट माध्यम कहने का मतलब क्या है? यह जनसंचार का जो है दृश्य माध्यम है, इसे हम लोग केवल देख सकते हैं। अगर प्रिंट माध्यम में बात करेंगे तो विश्व में छापे खाने के आविष्कार का श्रेय गुटेनबर्ग को जाता है। और गुटेनबर्ग जर्मनी का एक शहर है। अब देखो, बड़ी आधा कंफ्यूजन एग्जाम में कि सर छापे खाना का आविष्कार का श्रेय जर्मनी गुटेनबर्ग को, और मुद्रण का श्रेय तो चीन को। देखो दोनों में क्या अंतर है? अगर मुद्रण की बात करेंगे तो इनका मतलब ये सब टंकन होता है, लेकिन मुद्रण का मतलब क्या होता है कि जहां पर हम लोग किसी हार्ड कॉपी पर हम लोग जो है सो, मतलब कहने का मतलब क्या है, पत्थर पर हम लोग या तो लकड़ी के छाल पर, आ तो टीन पर, आ तो तांबे की प्लेट पर हम लोग लिखते हैं। इसे बोलते हैं सर मुद्रण करना। जहां वो हथौड़े से छेद मार मार के लिखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मुद्रण। अगर मुद्रण की बात किया जाए तो मुद्रण का प्रारंभ पूरे विश्व में सबसे पहले चीन में किया गया था। आप समझिए ऐसे, अगर कहीं पर मान के चलो विधायक फंड से या मुखिया फंड से कुआं का शिलान्यास होता है, या तो कहीं भीसी का शिलान्यास होता है, तो वहां पर एक संगमरमर की पट्टी पर लिखा हुआ आता है कि विधायक मन से पीसीसी पद का शिलान्यास। लिखा हुआ रहता है नहीं? तो उसे बोलेंगे सर कि वहां मुद्रण किया गया। उसके अलावा जो आपके पास सिक्का होता है, उस पर लिखा जाता है कि 10 रुपए का सिक्का है, 5 का सिक्का है, तो वहां भी लोग क्या कर रहे हैं? मुद्रण कर रहे हैं। ठीक है ना? लेकिन छापे खाने की बात किया जाए तो जहां पर हम लोग पेपर पर किसी चीज को लिखते हैं, तो पेपर पर लिखना यानी कि पेज पर लिखना हमारा छापा खाना कहलाता है। और यहाँ से आप क्लियर कर लीजिए कि छापे खाने का आविष्कार का श्रेय जो है आपका जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है, और मुद्रण के आविष्कार का श्रेय आपको चीन को जाता है। कोई दिक्कत? अब अगर बात करेंगे सर कि छापे खाने का आविष्कार पहली बार होता है कहां पर? जर्मनी में। जर्मनी में कौन सा शहर आपका? गुटेनबर्ग। देखिए आपका पूरा मशीन है छापने का। और जो पहली छपने वाली पुस्तक थी वो आपकी थी बाइबिल। कौन सी पुस्तक थी? बाइबिल। और बाइबिल आपका जो है सो ईसाई धर्म का बहुत ही पवित्र किताब है। उसी की छपाई सबसे पहले किया जाता। अब बात करेंगे सर भारत में। तो भारत में क्या होता है कि जब पूरे वर्ल्ड में छापा खाना आ चुका, उसी क्रम में मेरा भारत में भी छापा खाने का आविष्कार हो चुका था। और भारत में
छापे खाने के आविष्कार का श्रेय जो है वो पुर्तगालियों को जाता है। आपको पता है कि सबसे पहले भारत में पुर्तगाली भी आते हैं 1498 में, जिसमें पहला नाम मेरा आता है वास्को डी गामा का। पहला नाम किसका आता है सर? तो पहला नाम यहाँ आता है वास्को डी गामा का। यह वही वास्को डी गामा है जो भारत की खोज करते हुए भारत में आते हैं। उसके बाद फिर बाद में पुर्तगाली आते हैं और उन्हीं पुर्तगालियों के द्वारा भारत में पहला छापा खाना खोला गया था। कहाँ खोला गया था? एक खोलते हैं गोवा में, और कब खोलते हैं सर? तो 1556 में। जब पुर्तगाली पहली बार भारत आते हैं तो भारत आने के बाद वह गोवा में 1556 में भारत का पहला छापा खाना खोलते हैं। और छापा खाना खोलने के बाद वहां पर जो पहली पुस्तक छपती है वो भी हमारी बाइबिल पुस्तक ही थी। कोई दिक्कत नहीं। अगर आगे बात करेंगे सर तो बाद में धीरे धीरे इसका एरिया बढ़ा और यहाँ पर अब अखबार छपने लगे। और जो भारत का पहला अखबार था जिसका नाम है बंगाल गजट। इसका नाम क्या है सर? बंगाल गजट। और बंगाल गजट जो है ये देखिए लिखा हुआ आपका यहाँ बंगाल गजट, देख रहे हैं बंगाल गजट। इस बंगाल गजट को छापने वाले थे जेम्स ऑगस्ट हिक्की। देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जेम्स ऑगस्ट हिक्की, यानी कि इसी जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा भारत में पहली बार अखबार छापा जाता है। और यह अखबार जो है वो बंगाल का राजधानी कोलकाता से आता है। कहां से आता है? कोलकाता से। कब छपता था? तो 1780 में छपता है। कब छपता है? 1780 में। हम बोलेंगे कि भारत का पहला छपने वाला अखबार बंगाल गजट था, जिनके संपादक जेम्स ऑगस्ट हिक्की हैं और वह आपका बंगाल के कोलकाता शहर से 1780 ईस्वी में छपता है। एक और ध्यान दो, यह जो अखबार था वो मेरा अंग्रेजी माध्यम का अखबार था। कौन सा माध्यम का अखबार था? अंग्रेजी माध्यम का। अब बाबू ध्यान दो यहाँ पर फिर से, जब छापा अंग्रेज तो भारतीय लोग का हाल कम रहेगा, भारतीय भी कम नहीं था। मेरा वहां नाम आता है जुगल किशोर शुक्ल का। ये देखो बाबू आपका इमेज में है जुगल किशोर शुक्ल। इसी जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा भारत का पहला हिंदी अखबार छापा जाता है। कौन सा अखबार? भारत का पहला हिंदी अखबार जिसका नाम था उदंत मार्तंड। लिखा हुआ देख रहे हो उदंत मार्तंड। उद न में नीचे त और मार त के ऊपर न है और फिर एंड उदंत मार्तंड, ठीक है ना। इस उदंत मार्तंड जो है इस अखबार के संपादक कौन थे? जुगल किशोर शुक्ला। और ये भी अखबार छपता 1826 में, तो कोलकाता से ही छपता है। और दोनों में कोई कम नहीं है। तो सवाल बनता है कि भारत का पहला हिंदी अखबार कहां से छपता है? कोलकाता से। भारत का पहला अखबार कहाँ छपता है? कोलकाता से, जो आपका अंग्रेजी माध्यम में था। और ध्यान रहे कि दोनों अखबार हमारे जो थे वह दोनों हमारे साप्ताहिक अखबार थे। साप्ताहिक अखबार कहने का मतलब क्या है सर? कि जो आपको प्रतिदिन नहीं मिलेगा, आपको सप्ताह में एक दिन मिलेगा। मेरा अभी क्या है, अधिकांश अखबार जो है प्रतिदिन आते हैं, लेकिन पहले वैसा नहीं था। पहले आपको अखबार सप्ताह में एक दिन मिलते थे। कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं। तो यहां तक हम लोग देखें सर जनसंचार के विभिन्न माध्यम, खास करके रेडियो, टीवी, सिनेमा, इंटरनेट और प्रिंट माध्यम के विकास के बारे में जान चुके हैं। अब मेरा अगला सवाल बनता है कि जनसंचार माध्यम जो है उसके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? तो सवाल है जनसंचार के प्रमुख आखिर में कार्य कौन कौन होते हैं? हम पढ़े अभी जनसंचार, इसका मतलब क्या होता है सर? किसी भी सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना ही आपका जनसंचार कहलाता है। आखिर जनसंचार समाज में कौन कौन सा कार्य करता है उसी के बारे में भी हम लोग बात करने वाले। तो पहला आपका है सूचना देना। अगर हम बात करेंगे तो जनसंचार में टीवी, रेडियो, अखबार, मोबाइल, इंटरनेट सब आता है। उसका पहला काम होता है सूचना देना। आप देख पा रहे हैं इमेज में यहाँ पर कि बहुत सारे जो है सो पूरे घर की औरत, बच्चे, बूढ़े लोग सब टीवी देख रहे हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस प्रकार से जो है वह देश में क्या चल रहा है। आप खुद देखते हो, अगर कि कुछ दिन पहले जब आंधी आया था तो अधिकांश लोग आंधी की खबर को देख रहे थे। यानी कि अर्थात यहाँ पर जो टीवी है, जो अखबार था, वो हमें आंधी की सूचना को दे रहा है। वर्तमान में क्या देखते हैं सर? एक लड़की आती है पाकिस्तान से जिसका नाम है सीमा हैदर, ठीक है ना। अब इनकी सूचना आपको मिलेगी हर तरह के टीवी चैनलों में, न्यूज चैनलों में, जिन्हें बताया गया है किस प्रकार से सीमा हैदर
पाकिस्तान से भारत आई है। अब यहाँ देख रहे हैं सर कि एक यहाँ रोड बन रहा है, कुछ रोड में यहाँ पर मतलब गलत काम हो रहा है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हो गए हैं और इनकी भी सूचना हमें जनसंचार माध्यमों से मिलती है। इस प्रकार से बोलेंगे हम लोग कि जनसंचार माध्यम का पहला और मुख्य कार्य होता है सूचना देना, अर्थात जनसंचार माध्यम से हमें किसी भी तरह की सूचना मिल जाती है। मेरा अगला काम है शिक्षित करना। कई बार क्या होता है कि जनसंचार माध्यम से लोग शिक्षा भी ग्रहण करते हैं। जैसे आप लोग अभी क्या है कि हमसे पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से सर। इसका काम केवल जो है सो आपको एंटरटेन करना नहीं है, आपको यहाँ पर एजुकेशन भी देना है। जिससे आप लोग अभी क्या करेंगे, आराम से मोबाइल खोलिएगा और वहां पर आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। जैसे हमारे ये बालक पढ़ रहा है, देख रहे हैं बेचारा बालक आराम से यहाँ पर इंटरनेट के माध्यम से यहाँ बेचारा जो उस पर टैब खोल लिया है और बड़े ही सुकून से पढ़ रहा है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे सर कि वह बालक जो है वो टैब के माध्यम से, जनसंचार के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहा है, अर्थात जनसंचार का कार्य यहाँ पर शिक्षित करना भी होता है। मेरा अगला है मनोरंजन करना। अब कई बार क्या होता है कि नहीं लग रहा मन, तो बाबू ये छोटकी जैसा यहाँ पर जो है, छोटिया जैसा यहाँ पर मोबाइल देखो, देख रहे छोटिया बेचारी आराम से मोबाइल देख रही है। उस तरह से आप लोग भी करते नहीं मन लग रहा है, बाबू इस तरह मोबाइल खोलो और देखो रील्स सर एक अच्छे, वाह रील्स का खतरनाक रील्स है जी। उसके बाद आप लोग यूट्यूब पर कॉमेडी देखते हैं, क्यों? अपने मनोरंजन के लिए। गांव के बड़े बुजुर्ग लोग जो है वह क्या देखते हैं सर, टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, यानी कुछ लोग यहाँ पर अपने मनोरंजन के लिए भी टीवी को देखते हैं, मनोरंजन करते हैं, मोबाइल को देखते हैं। मेरा अगला सर एजेंडा तय करना। सबसे बड़ा बात यहाँ पर है कि आजकल के कुछ लोग जो है वो पत्रकार के नाम पर कलंक होते जा रहे हैं। तो एजेंडा सिर करते हैं कि हमें क्या दिखाना है नहीं दिखाना, सरासर गलत है। कुछ लोग वहां पर जातिवाद करते हैं, देखते हैं बहुत सारे चैनलों को। कुछ लोग यहाँ पर जो है सो केवल किसी की बुराई करते हैं, तो किसी की अच्छाई करते हैं। वैसा बात नहीं बाबू। पत्रकार का मतलब होता है कि आप जो है सो निष्पक्ष रहिए, जहां बुरा है वहां बुरा कहिए, जहां भला है वहां पर भला कीजिए। कुछ लोग क्या है एकदम देखते हैं यहाँ पर कि मोदी मतलब है तो खराबी काम करता है। कुछ लोग ऐसे हैं मतलब यहाँ पर कांग्रेस का मतलब यहाँ पर खराबी काम करता है। अरे भाई दोनों अच्छी है, दोनों खराब है, दिखाओ ना। और कोई लोग वहां पर जाति की बात करेंगे, अगर बाबू वहां पर फला जाति मरा है तो ये देखो यहाँ फला जाति को लोग मार दिया है। वैसे नहीं होता है। वर्तमान में वही हो रहा है सर कि लोग एजेंडा सेट कर देते हैं कि हमें क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है। वर्तमान में क्या देखें सर, हमारे यहाँ अगर बात करें भारत में तो बहुत सारे हिंसाएं होती, खास करके हमारा जो पूर्वोत्तर राज्य है मणिपुर, वो पूरा वह दंगे की आग से जल रहा था। लेकिन कोई न्यूज चैनल उसे कवर नहीं किया। अधिकांश बिजी यहाँ पर कहा है, तो बाबू ये हमारे सीमा में, सचिन में और यहाँ पर लप्पू सियांटी में। सब उसी को चला रखा हुआ है कि किस तरह से सीमा जो है सो हैदर सचिन के प्रेम में पाकिस्तान से भारत आ गई। ये आंटी भी यहाँ बोल देती है कि लप्पू है सचिन है, बोलना उसे आवे ना, झिंगुर सा लड़का है। अब पूरा ट्रेंड चल रहा है, आंटी कैसे बोल दी लड़का को वहां पर प्रेम करना उसका अधिकार है। अरे बोलो तेरा अधिकार, यहाँ तक तो अधिकार है, एक देश है, कहां बोलेगी यहाँ पर नहीं बोला अधिकार हमारे तो कहा जाएगा बाहर से पाकिस्तान से रे, तो अधिकार तू समझ अपना, हमारे भी देश है यहाँ पर ना। इनका बात सही है कि आखिर में हमारे देश में कोई बाहर से क्यों आ जाएगा, लेकिन नहीं सर। हमारे का सही मुद्दा यहाँ पर महंगाई है, बेरोजगारी है, इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा कि मेरा 5 साल से कोई बहाली नहीं आया, रेलवे में लोग तरस रहे हैं, इस पर बात नहीं होगा। बात किस पर हो रहा है कि सीमा भारत में कैसे घुसी, आंट सचिन को लप्पू सा कैसे बोल दी, झिंगुर कैसे बोल दी। तो लोग क्या करते हैं आजकल एजेंडा सेट करते हैं कि हमें कौन से समाचार चलाना है, कौन सा समाचार नहीं चलाना है। ये सारी चीजें वैसे हमारे जनसंचार के माध्यम ही तय करते हैं। मेरा अगला सर निगरानी करना। कई बार क्या होता है ना कि जनसंचार के माध्यम निगरानी करते हैं। यहाँ देख रहे लिखा है कि सावधान आप कैमरे की नजर में। उसी प्रकार से अगर कहीं पर लगा था टीवी, देख रहे हैं यहाँ पर टीवी बेचारा जो है सो आराम से पुलिस जी देख रहे हैं कौन व्यक्ति जा रहा है, कौन व्यक्ति आ रहा है नहीं। तो मेरा टीवी जो जनसंचार का माध्यम है वह भी निगरानी कर रहा है। आप देखो जगह जगह पर जो है आपको रोड में कैमरा लगे जाते हैं। अगर वहां पर जहां चल रहे हैं तेज स्पीड से गाड़ी को चला रहे हैं, जहां बदमाशी कर रहे हैं, आपके घर पर ऑनलाइन चालान कट जाते हैं, क्योंकि आप जो है सो कैमरे की नजर में है। और इस प्रकार से जनसंचार के माध्यम निगरानी करने का भी काम करते हैं। आगे बात करेंगे तो लिखा है विचार विमर्श का मंच।
जनसंचार के माध्यम में हमें विचार करने का जो है सो मंच प्रदान कर रहे हैं। हमारा इंटरनेट भी क्या है, जनसंचार का माध्यम है, और वहां अपनी बात को हम रख रहे हैं। उसी प्रकार से कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि एक बात जो है, आप देखते होंगे और गौर किए होंगे आप लोग कि न्यूज चैनल में एक रहेगा बीजेपी के, एक रहेगा कांग्रेस के, एक रहेगा आम आदमी पार्टी के, और एक कहीं और रहेगा। और सब लोग वहां विचार करते हैं देश के मुद्दों पर, आ तो करते हैं हिंदू मुस्लिम। उसी प्रकार से हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम भी सर अपने विचार को यूट्यूब पर प्रकट कर रहे हैं, और इस प्रकार से जनसंचार का माध्यम जो है वो विचार विमर्श करने का एक मंच प्रदान करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? आपको क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट कीजिए। हाँ, आपसे आग्रह है, अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं एक बार कमेंट कीजिए कि हाँ सर, झारखंड के आप किस राज्य से हैं, आप झारखंड में किस जिले से हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं सर पढ़ाई यहाँ उच्च लेवल का हो रहा है, अच्छा लेवल का हो रहा है, तो एक बार कम से कम जो है सो हाँ, या वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और कमेंट में अवश्य लिखिए कि हाँ सर, हम झारखंड के इस जिले में इस स्कूल से पढ़ रहे हैं। और साथ ही आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, और वहां पर जो है एक साथ हमारे साथ जो है सो लैब क्लास में अवश्य जुड़िए। इतना गारंटी है, जो मेरा पढ़ाई का लेवल यूट्यूब पर रहता है, मेरा इससे बेहतर मिलेगा एप्लीकेशन पर। और एकदम मन से पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए। आपसे हमारी यही तमन्ना है कि चाहे आप क्लास 11th में हो, चाहे आप क्लास 12th में हो, दिल खोल के पढ़िए, मना के पढ़िए, पढ़ाई में कंप्रोमाइज मत कीजिए। ठीक है, मिलेंगे कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।